तो दोस्तों बिना देर किए इतिहास का प्राचीन इतिहास का फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो सवाल है कि इनमें से वो कौन सा पुराण है जिसमें भगवान विष्णु के अवतारों की सूची दी गई है, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है, उसी सवाल में आपका एक सवाल और बनता है कि भगवान विष्णु के जिन अवतारों की सूची दी गई है उसमें श्री कृष्ण जी के स्थान पर भगवान बुद्ध का नाम रखा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के 10 अवतारों की सूची दी गई है और उसी में श्री कृष्ण जी के नाम के स्थान पर महात्मा बुद्ध का भी नाम जोड़ा गया है या रखा गया है। ठीक, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका, ध्यान रखिएगा। इसी में जल प्रलय वाली घटना का भी जिक्र है, ठीक है, याद रखिएगा। और मनु के साथ भगवान श्री हरि का जो संवाद है वो भी इसमें रखा गया है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो मेरा अगला सवाल है कि उस सैंधव प्राचीन स्थल का नाम बताइए जहाँ से घोड़े के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा। और एक सवाल इस पर और भी आपका ये बन सकता है, हालांकि इसका आंसर क्या है, सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा एक ऐसा सैंधव युगीन स्थल है जहाँ से घोड़े के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। 1964 में जेपी जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। याद रखिएगा, जेपी जोशी 1964 में। और ये है कहाँ, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है, तो ये मत भूलिएगा। तो कुछ सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्थल रन ऑफ कच्छ में है, नहीं है, या क्या है। तो आप सुरकोतड़ा को याद रखिएगा, ये आपका एक ऐसा सैंधव युगीन प्राचीन स्थल है जो रन ऑफ कच्छ में है। चलिए, मेरा अगला सवाल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश का एक सैंधव युगीन स्थल है कौन सा। तो आलमगीरपुर, ये जैसा कि आप जानते हैं आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता, चूँकि आपका अगर देखा जाए तो ऊपर से एक ट्रायंगल वाले शेप में आपका बसा हुआ है। तो जो इसका सबसे ईस्टर्न हिस्सा था, यानी इसका सबसे पूर्वी हिस्सा था, वो उत्तर प्रदेश में आता है, आलमगीरपुर में आता है, हिंडन नदी के समीप है और ये गाज़ियाबाद में वर्तमान में इसका लोकेशन है। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आलमगीरपुर आपका गाज़ियाबाद में है, हिंडन नदी के समीप आपका बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश में है, सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर है। अगर आपसे सैंधव सभ्यता का उत्तरी शहर पूछ दे तो मांडा है, ठीक है, मांडा। और किस नदी के समीप आपका बसा हुआ है, चिनाब। सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थान पूछ दे तो दैमाबाद। और किस नदी के समीप है, तो वो नदी है प्रवरा। और सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल आपसे पूछ दे तो वो आपका पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है, उसका नाम क्या है, सुतकागेंडोर। सुतकागेंडोर। और दास्क नदी है, उसी के समीप बसा है सुतकागेंडोर। याद रखिएगा। तो इस तरह से आपने देखा 2 4 5 प्रश्न एक साथ आपको यहाँ बन गए। आप सुन लीजिए ध्यान से, आपको याद हो जाएगा, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, हम अगला सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है कि उस नवपाषाणिक पुरा स्थल का नाम बताइए जहाँ से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। याद रखिएगा, गर्तावास के साक्ष्य, गड्ढा खोद कर अपना घर बनाना और छप्परों से उसे ढक देना, ये गर्तावास, ये नवपाषाण युगीन जो आम लोग थे उनका गर्तावास होता था। तो इससे संबंधित साक्ष्य नवपाषाण युग में हमें जो मिलते हैं वो बुर्ज़होम और गुफ़ कराल। बुर्ज़होम, गुफ़ कराल जम्मू कश्मीर संघ शासित राज्य में वर्तमान में, ठीक है, वहाँ आपके ये दोनों आपके पुरास्थल ये मिलते हैं। अति प्राचीन पुरास्थल हैं ये, बुर्ज़होम और गुफ़ कराल। याद रखिएगा, बुर्ज़होम से हमें 2 संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, एक मध्य पाषाण युगीन खाद्य संग्राहक संस्कृति और दूसरा नवपाषाण युगीन खाद्य उत्पादक संस्कृति। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यूज़ में समटाइम्स ये सब सवाल आपसे दागे जाते हैं, इनको ध्यान से आप सुने रहिएगा, नोट कर लीजिएगा। ईयरफोन लगाकर आप सुनेंगे, नोट करेंगे, बहुत आपको काम देगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल हम आपको सामने रख रहे हैं। मैं छाँट के 20-25 सवाल मैं लाया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल आप मेरा देख लीजिएगा। जैसे एक है आपका मुर्जुल ज़हाब। मुर्जुल ज़ुहाब जो है, मुर्जुल ज़ुहाब, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ,
मुर्जुल जुहाब या जुहाब का राइटर कौन है? मुर्जुल जुहाब, याद रखिएगा, अल मसूदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। गुर्जर प्रतिहार राजवंश में और राष्ट्रकूट राजाओं के समय अल मसूदी अरबी यात्री ये भारत की यात्रा पर आया था और इसकी जो बुक का नाम है उसका नाम था मुर्जुल जुहाब। ये अरबी भाषा में लिखी गई आपकी बुक है, इसको भूलेगा मत, ठीक है। चलिए, और फिर आपका अगला सवाल है कि ना सिकंदर को आप लोग जानते हैं 326 ईसा पूर्व। तो सिकंदर के हमले से पहले, सिकंदर के भारत हमले से पहले वो दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ कि इनमें से कौन सा राइटर सिकंदर के समय से ये पहले का है। हमला ही नहीं, सिकंदर के पहले इसका भी है। तो याद रखिएगा, इसका बहुत ही अच्छा आंसर है, लेकिन आप विकल्प चाहे तो हम कहीं आपको बता दें। इन्होंने विकल्प दिया स्ट्रैबो, नियर्कस, टेसियस और प्लिनी। तो आंसर क्या होगा? टेसियस या टीसियस। याद रखिएगा, सिकंदर के भारत हमले से पहले या सिकंदर के उसने शासन किया उसके पहले टीसियस ये ग्रीक राइटर था, इसका अस्तित्व था। बाकी जो भी आपने देखा नाम सुना, जैसे स्ट्रैबो हुआ, नियर्कस हुआ या आपका प्लिनी हुआ, ये सिकंदर के बाद के राइटर्स हैं। जबकि टेसियस या टीथियस भी इसको बोलते हैं, ये आपके सिकंदर के जीवन वृतांत के शासन के पहले का राइटर है। ठीक, इसको भूलेगा मत, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, और हेरोडोट्स को तो आप लोग जानते हैं कि हेरोडोट्स को इतिहास का जनक भी कहा जाता है, हेरोडोट्स। चलिए, 2 बुक्स हैं, एक है अष्टाध्यायी और दूसरा आपका है महाभाष्य। दोनों के राइटर हैं कौन? अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार हैं कौन? पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। और महाभाष्य, इसके रचनाकार कौन है? पतंजलि। वेरी इंपॉर्टेंट, भूलिएगा मत, ठीक है। हाँ, और जैसा कि आप जानते हैं, ये जो आपके महाभाष्य के रचनाकार हैं महर्षि पतंजलि, ये मौर्योत्तर युग के पहले ब्राह्मण राजवंश के पहले राजा पुष्यमित्र शुंग के राज विद्वान, अति विद्वान राजकवि, आप कह लीजिए राज महर्षि कह लीजिए, ये सब थे उनके। तो जो शुंग राजवंश है उत्तर मौर्य युग का पहला ब्राह्मण राजवंश, ठीक। जैसे कि आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा, राजवंश के अंतिम राजा वृहद्रथ की हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था और उन्होंने आगे चलकर एक नए ब्राह्मण राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था शुंग राजवंश। तो उन्हीं के दरबारी महर्षि कह लीजिए, विद्वान कह लीजिए, कवि कह लीजिए, सलाहकार कह लीजिए, मुख्य सलाहकार महर्षि पतंजलि थे। इनकी बुक का नाम था महाभाष्य, याद रखिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाए थे। ये भी एग्जाम में आपके आता है यूपीपीसीएस में। चलिए, इसको आप भूलिएगा मत, ठीक है। और जो आपका ये पाणिनि के अष्टाध्यायी है, इसकी अगर देखा जाए तो टीका है कौन? महर्षि पतंजलि की बुक महाभाष्य, ठीक, इसको भूलिएगा मत। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं, सुमात्रा का प्राचीन नाम क्या था? श्री विजय था। सुमात्रा जो आपका इंडोनेशिया के अधीन आने वाला एक आपका द्वीप है, इसका प्राचीन नाम क्या था? श्री विजय, ठीक है। श्रीलंका, इसका प्राचीन नाम क्या था? बोलिए, ये हमको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? ये कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। चंपा, ये किसका प्राचीन नाम था? वर्मा, ये आपका म्यांमार का प्राचीन नाम है। फिर आपका एक सवाल आता है कि ना वो कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो अनेक लिपियों की जानकारी देता है? कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो अनेक लिपियों की जानकारी देता है? और उसका नाम है ललित विस्तार, भूलिएगा मत। ललित विस्तार एक ऐसा बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो अनेक लिपियों की जानकारी देता है, ठीक। चलिए, इसको भूलिएगा मत। बुरजोम हो गया, गुफकराल हो गया, ठीक है। और हाँ, ये भी याद रखिएगा, इतिहास को सबसे पहले शैक्षणिक रूप से, इतिहास को शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखने वाला पहला इतिहासकार हेरोडोट्स। जैसे कि आप जानते हैं, इतिहास किसी व्यक्ति विशेष के जीवन मात्र की घटना नहीं है,
इतिहास सामाजिक जीवन को लिखने का एक आर्ट है। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। हेरोडोट्स कहते हैं कि इतिहास किसी व्यक्ति विशेष की घटना मात्र नहीं है, यह तो जीवन की सामाजिक घटनाओं का संकलन है जिसमें अर्थव्यवस्था भी शामिल है। ठीक है, इतिहास जो है एक अगर देखा जाए तो क्रमबद्ध घटनाओं का अध्ययन ही, शोध ही, उस पर अपने निष्कर्ष को देना ही इतिहास है। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। ये किसने कहा था? कमेंट बॉक्स में हमें आप लोग बताइए। 2 सवाल हैं। चलिए दूसरा, हाँ ये मैंने आपको ये बता दिया कि हाँ हेरोडोट्स ने इतिहास के शैक्षणिक बिंदुओं पर विशेष जोर दिया था। ठीक है, चलिए भूलेगा मत। अगला मेरे पास एक सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हो ही चुका है, ये कोई, हाँ सुमात्रा, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, जो वर्तमान में आप द्वीप देख रहे हैं अंडमान सागर से लेकर हिंद महासागर के उत्तर में, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। ठीक, जावा देखा जाए, सुमात्रा और बोर्नियो। बोर्नियो एक ऐसा द्वीप है जिस पर 3 देशों का एकाधिकार है। याद रखिएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई। इंडोनेशिया, इन सब की राजधानी आप देख लीजिएगा जकार्ता, वो जावा द्वीप पर है। ठीक है, बाली द्वीप, ये भी याद रखिएगा हिंद महासागर में है। ठीक है, और आपका प्रशांत महासागर, इसके जो हिंद महासागर है उसके उत्तर में है। ठीक, तो याद रखिएगा बाली द्वीप, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली द्वीप, इनको अगर आपस में जोड़ लिया जाए तो चोल काल में इन सारे द्वीपों को स्वर्ण द्वीप समूह कहा जाता था। और सुमात्रा को याद रखिएगा, भूलिएगा मत, सुमात्रा को श्री विजय कहा जाता था। याद है, श्री विजय साम्राज्य की स्थापना और उसका विजय चोल नरेशों ने किया था। अपने एक अधिकार में सारे द्वीपों को उन्होंने कर लिया था। सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए अगला मैं सवाल आपके सामने लाया हूँ कि सीयूकी क्या है? सीयूकी, इसको बहुत लोग हियूची भी कहते हैं, हियूची। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सीयूकी अगर देखा जाए तो सीयूकी हर्षवर्धन, उत्तर गुप्त काल का एक राजा था हर्षवर्धन, 606 से 647। याद रखिएगा, सीयूकी हर्षवर्धन। वेनसोंग, याद है, उसके समय में भारत की यात्रा पर आया था। तो वेनसोंग की जीवन यात्रा का वृतांत है सीयूकी। ठीक है, इसको भूलिएगा मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्राचीन इतिहास के आपके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इनको आप प्लीज़ मत भूलिएगा। अगला आपका एक सवाल है कि ना भगवान शिव के लिंग पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से दिखाई देता है? एक तो सैंधव घाटी की सभ्यता, भगवान शिव की लिंग पूजा का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो सैंधव घाटी की सभ्यता में ही हमको मिल जा रहा है। लेकिन वास्तविक अर्थों में उसका ऑथेंटिक साक्ष्य अगर देखा जाए तो वो हमें गुड्डी मल्लम से मिलता है। याद रखिएगा, गुड्डी मल्लम से मिलता है। ठीक, भगवान शिव की लिंग पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य गुड्डी मल्लम से मिलता है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, कि लिंग उद्भव की मूर्ति में कहाँ से मिलती है? ठीक, तो गुड्डी मल्लम से, इसको भूलेगा मत। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगा दे रहा हूँ। और यह है कहाँ गुड्डी मल्लम? मद्रास, चेन्नई। ठीक, रेणिगुंटा, मद्रास के समीप आपका रेणिगुंटा है और वहीं पर गुड्डीमल्लम एक गांव है, वहीं से भगवान शिव के लिंग उद्भव मूर्ति का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल ये मैं आपका देख रहा हूँ कि रानी रुद्रम्मा देवी किस राजवंश से संबंधित हैं? तो रानी रुद्रम्मा देवी के वंश की अब पहचान कीजिए, ये लिखा हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। वारंगल के काकतीय राजवंश की रानी थी रानी रुद्रम्मा देवी। रुद्रमा देवी या रुद्रम्बा देवी, याद रखिएगा, भूले मत। ठीक है, वारंगल के काकतीय राजवंश की रानी थी रुद्रदम्बा देवी या रुद्रमा देवी या रुद्रम्बा देवी, भूलेगा मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसमें कुछ विशेष बात है नहीं। हाँ, इनका जो शासन का क्षेत्र था वो नालगोंडा था। नालगोंडा कहाँ है? हैदराबाद में, भूलेगा मत। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका देख लेते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चोल राजवंश में राजस्व का सबसे बड़ा सोर्स क्या था? भूमिकर। चोल राजवंश में राजस्व का सबसे बड़ा सोर्स या स्रोत भूमिकर होता था। ठीक, इन्होंने पूछा हुआ एक सवाल और नीचे दिया हुआ है, ये तो भाई उनका एक आय का साधन हो गया। लेकिन चोल, जैसे कि आप जानते हैं, राजराजा प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम,
इन लोगों ने समस्त चोल साम्राज्य की भूमि का माप जोख करवाया, सर्वेक्षण करवाया, नाप जोख, इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं सब करवाया, ताकि फसल उत्पादन हो सके और उसके बाद जो उसको रेवेन्यू हो उसको बढ़िया सा उसका बंटवारा किया जा सके। और ये भी जानकारी में आना चाहिए राजा के कि हाँ इस व्यक्ति के पास इतने ज़मीन पर इतनी फसल होने की संभावना है। भूमि का मापजोख इसी संदर्भ में होता है। ठीक, याद रखिएगा, राजराजा प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम, इन दोनों लोगों ने ही 72 व्यापारियों का दल चीन भी भेजा था। याद रखिएगा, इन दोनों राजाओं ने, चोल राजाओं ने 72 व्यापारियों का दल चीन भी भेजा था। खैर, फिर उन्होंने इसी से मिलता जुलता एक सवाल और दे दिया है कि चोल साम्राज्य में राजस्व विभाग की जो पंजिका होती थी, राजस्व विभाग की जो रजिस्टर होता था या पंजिका होती थी, उसको क्या कहा जाता था? उसका नाम था वरितपोत। ठीक, वरितपोत गणक, वरितपोत गणक, वरितपोत गणक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरितपोत गणक। मैं बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूँ ताकि आप जब सुनिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। वरितपोत गणक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चोल राजवंश में भूमि राजस्व के अभिलेखों की जो एक पंजिका होती थी, रजिस्टर होता था, ये उसका साक्ष्य है। ये उसका एक मतलब उसको रजिस्टर का नाम था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इन्होंने फिर बोला कि चोल राजवंश में जो आपका प्रधान सचिव होता था राजा का, उसे क्या कहा जाता था? ओले नायकम। ओले नायकम जो है ये आपका प्रधान सचिव होता था, ओले नायकम। ठीक, ये आप भूलिएगा मत। ठीक, चलिए बस, और कोई इसमें खास बात नहीं, सवाल के हिसाब से इसमें कोई खास दिया नहीं है। और ये हो चुका। हाँ, आपने एक राजा का नाम सुना होगा, वो बादामी के चालुक्य राजा हैं, याद आया? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने फारस के एक राजा से पत्र व्यवहार किया था और साथ में उन्हें कुछ उपहार भी दिए थे। तो ये जो आपके बादामी के राजा हैं, यानी पुलकेशिन द्वितीय, और जो फारस के राजा थे खुसरो द्वितीय, उनके बीच जो ये हुआ था, ये पत्राचार, ये साक्ष्य कौन देता है? ताबरी। ये फारसी लेखक थे ताबरी, इन्होंने साक्ष्य दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप भूलेगा मत। ताबरी ने बादामी के जो राजा हैं यानी पुलकेशिन द्वितीय और जो फारस के राजा हैं खुसरो द्वितीय, उनके बीच जो वार्तालाप या आपका ये पत्राचार, दूतों का आदान प्रदान, उपहारों का आदान प्रदान हुआ, इसकी उन्होंने जानकारी दी थी। उनका नाम था ताबरी। ये अरबी फारसी भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, चलिए तो मोटा मोटा हमने देख लिया। आज जो आपके सामने सवाल आए थे मैंने सब आपको सब दे ही दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनको आप भूलिएगा मत, हल्के में आप ना लीजिएगा। एक सवाल और मुझे दिख रहा है, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये है कि बसुली, छेनी, छेद वाला प्रस्तर यानी पत्थर जैसे उपकरण हमें जो है किस संस्कृति में दिखाई देते हैं? तो बसुली, छेनी, छेद वाला जो आपका प्रस्तर होता है, ठीक है, ये नवपाषाण युगीन आपके प्रस्तर के उपकरण हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था कि नवपाषाण युग में लोग खाद्य संग्राहक से आगे बढ़ते हुए खाद्य उत्पादक हो गए। और सबसे बड़ी बात, नवपाषाण युग के लोग इस बात को जान चुके थे कि अग्नि का इस्तेमाल कैसे करना है। अग्नि तो हमको आपका मध्य पाषाण काल या उसके आसपास आ चुका था, लेकिन उसका बेहतर इस्तेमाल कहाँ कैसे किया जाए, इसकी जानकारी नवपाषाण युगीन मानव समाज सभ्यता को हो चुकी थी। सो भूलेगा मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने आपको ये बता दी है। ठीक है, और खुरपी, बसुली, छेनी ये सभी नहीं थे, और भी उपकरण थे। जैसे आपने नाम सुना होगा कुल्हाड़ी का नाम सुना होगा, ठीक है, गदा शीर्ष का नाम सुना होगा। तो ये सब भी चीज़ें आपकी नवपाषाण युगीन जो प्रस्तर उपकरण हैं उन्हीं से संबंधित हैं। ठीक, तो आज का वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत काम देगा। मैं अगला वीडियो आपको रोज़ दूंगा इतिहास पर या प्राचीन इतिहास पर। ठीक है, नोट करते रहिए। आपको यूपीपीसीएस, आईएएस एग्ज़ाम या यूपीएचईएससी या जीएससी प्रवक्ता सब में आपको ये काम देगा। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत प्लीज़, और दोस्तों में शेयर करिए इसे, सबको फ़ायदा मिलेगा। ज्ञान बांटने से आपका बढ़ता है। थैंक यू सो मच।